हेलो एवरीवन। आज हम लोग पेपर सेकंड का हिस्ट्री ऑप्शनल के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या सिलेबस है उसका। एक्चुअली जनरली हम लोग पेपर सेकंड से इसलिए स्टार्ट करते हैं कि हम लोग मान के चलते हैं कि जो बच्चे अभी आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं मॉडर्न इंडिया से, मॉडर्न हिस्ट्री से रूबरू होके आते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज देखते हैं कि सिलेबस जो सेकंड पेपर है हिस्ट्री का उसमें क्या क्या है। पहला टॉपिक जो इसका है, भारत में यूरोपियनों का प्रवेश। भारत में 16वीं शताब्दी में यूरोपियन जो आते हैं भारत में, उसका प्रवेश कैसे होता है और क्या क्या गतिविधियां करती है। ठीक है, तो इसमें जो सिलेबस है उसका प्रारंभिक यूरोपीय बस्तियां, मतलब जो फर्स्ट टाइम जो यूरोपियन भारत में आते हैं वो कहाँ कहाँ अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करती हैं, जिसको बस्ती भी बोला जाता है, वो देखेंगे। जिसमें पुर्तगाली है, डच है, अंग्रेजी है, फ्रांसीसी है, डेन्स है। ये कहाँ कहाँ अपनी बस्तियां भारत में स्थापित करती है और उसका इम्पैक्ट भारत पे क्या पड़ता है, और क्या सही में भारतीय कंपनियां, भारत में जो कंपनियां आती हैं यूरोपियन कंपनियां, वो क्या भारत का शोषण करती हैं, अपना हित देखती हैं, या इसके द्वारा भारत को कुछ लाभ भी मिलता है, ये भी देखेंगे इसमें। और उसके बाद देखेंगे कि आधिपत्य के लिए क्या क्या उन्होंने युद्ध किया। जैसे कि आपको पता होगा फ्रांसीसी और ब्रिटेन के बीच जो कर्नाटक युद्ध होता है, बंगाल में उनका आधिपत्य कैसे होता है, बंगाल में वो कैसे स्थापना करते हैं अपना शासन, और एक बोला भी जाता है कि बंगाल के पूंजी से ही वो पूरे भारत का अधिग्रहण करते हैं। तो जब हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे तो उसके बारे में समझेंगे। तो पहला जो टॉपिक है इसका पेपर सेकंड का, कि भारत में यूरोपियन का प्रवेश। ठीक है, सेकंड में है कि भारत में ब्रिटिश प्रसार मतलब कि जब ब्रिटिश यहां आता है, बंगाल में अपना आधिपत्य शासन स्थापित करता है, और उसके बाद वो क्या क्या गतिविधियां उसकी रहती है। ठीक है, इसी प्रकार थर्ड जो है ब्रिटिश राज की प्रारंभिक संरचना। जो ब्रिटिश कंपनियां यहाँ आती है, जब भारत का अधिग्रहण करती है, तो क्या क्या वो रणनीतियां अपनाती है, क्या क्या उसका इम्पैक्ट पड़ता है, क्या क्या शासन में वो मूलभूत बदलाव करती है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार ब्रिटिश राज की प्रारंभिक संरचना, जिसमें देखेंगे कि प्रारंभिक प्रशासनिक व्यवस्था कैसा था, द्वैध शासन जो उन्होंने लाया था वो क्या था, क्या इम्पैक्ट उसका पड़ा, क्या पॉजिटिव रहा, क्या निगेटिव रहा, ये देखेंगे। इसी प्रकार रेगुलेटिंग एक्ट देखेंगे हम लोग, पिट्स इंडिया एक्ट देखेंगे, चार्टर एक्ट 1833 का देखेंगे, 1935 एक्ट देखेंगे, जो कि कहीं ना कहीं संविधान का बाद में निर्माण में उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। फिर मुक्त व्यापार का शोर, ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन का बदलाव स्वरूप, अंग्रेजी उपयोगिता और भारत। ठीक है, ये थर्ड टॉपिक है। इसी प्रकार ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का आर्थिक, राजस्व बंदोबस्त, अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवारी, ये सब जो है वो क्या क्यों लाया गया, क्या उसका इम्पैक्ट रहा भारत में, वो देखेंगे। उत्तरी भारत में किस व्यवस्था को लागू किया गया था, और दक्षिणी भारत में क्या व्यवस्था उसने लागू किया था। ठीक है, फिर प्रारंभिक व्यापार, वाणिज्य विस्थापन, औद्योगिकरण जो हुआ उसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट रहा, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा, उसके बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद जब ब्रिटिश यहाँ पे आ जाती है तो भारत की सामाजिक व्यवस्था में वो कुछ मूलभूत परिवर्तन करता है। उसी के बाद सामाजिक और सांस्कृतिक जो विकास से गतिविधियां रहती है उसके बारे में समझेंगे, जिसमें कि स्वदेशी शिक्षा में उन्होंने क्या बदलाव किया, प्राचीन आंग विवाद जो है भारत में पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव क्या रहा, उसका सकारात्मक और नकारात्मक क्या इम्पैक्ट रहा, वो देखेंगे। प्रेस, साहित्य, लोकमत, आधुनिक मातृभाषा, ये सब सारी इसमें ही आ जाएगा। इसी प्रकार छठा जो है बंगाल एवं अन्य क्षेत्रों में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, जो कि राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ये जितने भी स्कॉलर्स हैं, उन्होंने भारत में क्या क्या सुधार किया, क्यों सुधार किया, कहां से उन्होंने प्रेरणा लाए, क्यों ऐसा सुधार किया गया, जब हम ये पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में समझेंगे। सतमा है इसका, सेवन जो टॉपिक है वो है ब्रिटिश शासन के प्रति भारत की अनुक्रिया। मतलब जब यहाँ स्टैब्लिश हो गया, ब्रिटिश शासन जब यहाँ पर स्टैब्लिश हो गया, तो कहीं न कहीं लोगों में असंतोष था। उसकी प्रतिक्रिया ये हुई कि उन्होंने क्या किया, आंदोलन किया, गतिविधियां रही, में संथाल, मुंडा, दक्कन बिलो, बहुत सारी जो है, क्यों रहा, क्या कारण रहा, वो सब उसको हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तो समझेंगे। इसी प्रकार आठवां जो टॉपिक है भारतीय राष्ट्रवाद के जन्म के कारण। भारत में जो राष्ट्रवाद का उत्पत्ति हुआ उसके क्या कारण थे, क्या ऐसा रहा कि भारत में राष्ट्रवाद का जन्म हुआ, क्या क्या फैक्टर रहे
गांधी जी के आने के पहले कौन सा फैक्टर रहा जो कांग्रेस की यहाँ पे स्थापना किया जाता है, वो इसके बारे में समझेंगे। फिर गांधी जी का उदय 1915 में जब भारत में आते हैं तो 1947 तक, 1915 से लेके 1947 जो पीरियड होता है वो गांधी युग बोला जाता है। इसमें हम समझेंगे गांधी जी की क्या रणनीति रही, क्या उसका इम्पैक्ट भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में रहा, वो समझेंगे। फिर इसी प्रकार औपनिवेशिक जो रहा काल भारत में 1858 से 1935 के बीच में जो ब्रिटिश शासन यहाँ स्थापना किया, उसने क्या क्या चार्टर एक्ट जो आप सुनते होंगे वो क्यों लाया गया चार्टर एक्ट, उसका क्या इम्पैक्ट रहा भारत में, और क्या नेगेटिव रहा क्या पॉजिटिव रहा, यो हम दोनों परिप्रेक्ष्य में उसको समझेंगे। फिर राष्ट्रीय आंदोलन की अन्य कड़ियां जैसे हो गए क्रांतिकारी बंगाल महाराष्ट्र में जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी उसके बारे में हम लोग समझेंगे। अलगाववाद की राजनीतिक जो मुस्लिम लीग होता है, हिंदू महासभा है, सांप्रदायिकता है, जो सांप्रदायिकता कहीं ना कहीं भारत के विभाजन में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ, वो क्यों ऐसा हुआ, क्या गतिविधियां भारत में उसमें चल रही थी, क्या उसका इम्पैक्ट पड़ा, वो सब भारत के इतिहास में हम लोग समझेंगे। फिर राष्ट्र के रूप में सुदृढ़ीकरण, मतलब जब इंडिपेंडेंट हो गया तो उसके बाद में नेहरू जी द्वारा क्या क्या सुधार किया गया भारत के राष्ट्रीय इतिहास में, जैसे कि नेहरू की विदेश नीति, भारत एवं उसके पड़ोसी राज्यों के भाषा पुनर्गठन, क्षेत्रवाद का जो समस्या था उसको कैसे काबू पाया गया, भाषा की जो समस्या था उस पर कैसे काबू पाया गया, ये सब इसमें पूरा देखेंगे। फिर 1947 के बाद जो जातीय गतिविधियां थी, जो जाति के आधार पर पार्टियां बन रही थी और जो जातियां मेन स्ट्रीम में सम्मिलित होना चाह रही थी, वो जो आंदोलन कर रहे थे उसमें क्यों कर रहे थे, क्या उसका प्रभाव पड़ा, कहां तक उसकी बातों को माना गया, वो हम लोग इसमें समझेंगे। फिर उसके बाद है आर्थिक विकास एवं राजनीतिक परिवर्तन, जो भूमि सुधार हुआ, आर्थिक योजना लाया गया, औपनिवेशिक भारत में परिस्थितियां एवं पर्यावरण नीति विज्ञान की जो वो लाया गया है, वो क्या क्या नेहरू जी के द्वारा लाया गया था, वो इसमें हम लोग देखेंगे। ये हो गया आपका फर्स्ट पेपर। अब प्रबोधन एवं आधुनिक जो विचार है, ये यहां से वर्ल्ड हिस्ट्री स्टार्ट हो जाता है। ये अभी आप लोग जो देख रहे थे ये सेकंड पेपर का भारतीय इतिहास का था। अब हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें जो है प्रबोधन एवं आधुनिक विचार, इसमें रूस कांटों का विचार है, पूर्ण जागरण है, उसके बारे में समझेंगे कि उसमें एक डार्क एज था यूरोप में, वो डार्क एज में ये रूसो कांट कहाँ तक एक मार्गदर्शक का काम किया, कहाँ तक इनका एक प्रभाव रहा वर्ल्ड हिस्ट्री में, और इसका प्रभाव कहीं ना कहीं भारत की राजनीति में भी दिखाई देता है। जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो समझाएंगे कि वर्ल्ड में इसका क्या इम्पैक्ट रहा और भारत में क्या इसका इम्पैक्ट रहा। इसी प्रकार आधुनिक राजनीति के मूल स्रोत, मतलब यूरोपियन राज प्रणाली, अमेरिकी क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, चीनी क्रांति और रशियन क्रांति, ये इसमें चारों जो है वो हम देखेंगे। इसी प्रकार औद्योगिकरण क्यों हुआ, कहां हुआ, क्यों किया गया, क्या उसका वर्ल्ड में इम्पैक्ट रहा, भारत में उससे क्या प्रभावित था। जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो सिर्फ वर्ल्ड के बारे में नहीं पढ़ेंगे, उसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या पड़ा उसको भी समझाएंगे, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपकी कॉन्सेप्ट जब आप मेंस लिखेंगे, जब आंसर लिखेंगे तो वहां पे आप एक अच्छा आंसर लिखेंगे, आप एक अच्छा उसको टू द पॉइंट कर सकते हैं, एक अच्छा एनालिसिस आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको दोनों परिपेक्ष में देखेंगे, भारत के परिपेक्ष में भी देखेंगे और वर्ल्ड के परिपेक्ष में। वर्ल्ड के परिपेक्ष में तो देखेंगे लेकिन भारत में क्या उसका इम्पैक्ट पड़ा वो भी हम लोग देखेंगे। फिर है राष्ट्र राज प्रणाली। 1960 में राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ, जर्मनी इटली में जो राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ, बाद में जो उसका इम्पैक्ट होता है वर्ल्ड वार में, फर्स्ट वर्ल्ड सेकंड वर्ल्ड में, इसका हम ये देखेंगे राष्ट्र राज प्रणाली का। इसी प्रकार है साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद, दक्षिण एशिया में जो है, वियतनाम में है, कंबोडिया में है, ये वाला जो क्षेत्र है, इसमें इसका क्या इम्पैक्ट रहा, वो कौन लीडर थे जो इस क्रांति को आगे बढ़ाया, कहां तक उसका इम्पैक्ट रहा वर्ल्ड हिस्ट्री में, और भारत के संदर्भ में भी उसको जोड़ के देखेंगे कि भारत में भी उसकी क्या प्रतिक्रिया रही, भारत में क्या इम्पैक्ट रहा। इसी प्रकार क्रांति एवं प्रतिक्रांति, जब क्रांतियां हुई तो उसके प्रति उत्तर में प्रतिक्रांतियां जो हुई उसके बारे में भी देखेंगे। ठीक है, तो ये जो सेकंड पेपर है हिस्ट्री का, इसमें मैंने सारा बता दिया है।
एक ब्रीफ आपको एक नॉलेज के लिए मैं बता दिया, और जब मैं इसको पढ़ाऊंगा तो डिटेल में बताऊंगा कि उसका क्या क्या कारण थे, क्या क्या इम्पैक्ट रहा, वर्ल्ड में नहीं भारत के भी परिपेक्ष में उसको देखेंगे, और आज के परिपेक्ष में आज जो दिख रहा है क्या उसका इम्पैक्ट वहां से है, उस परिपेक्ष में भी इसको देखेंगे, ताकि करंट के जो क्वेश्चन आए वहां भी हम उसको एक दो पॉइंट लिख सकें, उसको अपने उत्तर को एक सही रूप से व्यवस्थित करने के लिए। तो ठीक है, ये सेकेंड पेपर हिस्ट्री का ऑप्शनल पेपर का था, मैंने आज बता दिया। और जब मैं क्लास लूंगा तो उसमें और डिटेल में समझाऊंगा, जो आप लोगों को कंफ्यूजन होगा वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और जब क्लास में भी कुछ रह जाती हैं बातें तो मैं ऑफिस में बैठूंगा, वहां पे भी आके आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही टेस्ट भी होगा, टेस्ट सीरीज भी होगा, जहां पे मैं क्वेश्चन दूंगा और क्वेश्चन को अप टू डेट कहाँ पे क्या आपकी कमियां रहेंगी वो सारा हमारी टीम और हम लोग उस पर आपको बताएंगे, ठीक है। तो रोकते हैं यहीं पे।